चलिए, तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो है कि 4 तारीख को है होली, तो 4 तारीख को होली है और आप सभी लोग को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हो गया 2 तारीख, 2 तारीख हो गया, ठीक है, और 4 तारीख को होली है। चलिए, तो 4 तारीख यानी कि कल क्लास होगा, उसके बाद जो है कि क्लास 6 यानी कि 6 तारीख को क्लास शुरू होगा। 2 दिन छुट्टी रहेगा, कल चलेगा यानी 3 को चलेगा, 4 बंद, 5 बंद रहेगा और 6 को डायरेक्ट कोचिंग खुलेगा, ठीक है। और आप लोग भी जो है कि होली को अच्छा तरह से एंजॉय कीजिए, हम भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास कहाँ तक हो चुका हुआ है? तो क्लास जो है कि चैप्टर 4 तक हो चुका हुआ है। आज हम लोग पढ़ने वाला है चैप्टर 5 सामान्य नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर है, आज बायोलॉजी चल रहा है ना, तो बायोलॉजी क्लास 10th जो है कि हो रहा है, बायोलॉजी क्लास 10th, और चैप्टर नेम हो जाएगा नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये चैप्टर कितना है? तो चैप्टर हो जाएगा 5। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में हम लोग जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं। आज होने वाला है, आज चलेगा, ठीक है। चैप्टर हो जाएगा 5, पार्ट हो जाएगा 1, पार्ट 1 हो जाएगा, यानी क्लास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए, अब देखिएगा, नियंत्रण मतलब क्या? नियंत्रण मतलब क्या? नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल करना। नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, मतलब तालमेल बैठाना, ठीक है। अब बताइए, नियंत्रण हमारे पूरे बॉडी को, मेरे पूरे शरीर को कंट्रोल कौन करके रख रहा है? मेरा ब्रेन कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है, दिमाग कर रहा है कंट्रोल। अब हम बोल रहे हैं तो इसको तालमेल बैठा रहा है कौन? ब्रेन है ना, बैठा रहा है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आया कि नियंत्रण और तालमेल बैठाना। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो मेरा हाथ का एक्सप्रेशन इधर उधर हो रहा है ना, इधर जा रहा है, कभी ऐसे समझा रहा है तो कभी इस तरह समझा रहा है। तो बोल भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, और हाथ का एक्सप्रेशन भी दे रहे हैं, संकेत भी कर रहे हैं, हम हाथ को संकेत भी दे रहे हैं, ठीक है। तो नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। दिमाग हमारा कंट्रोल कर रहा है और कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा है? तो तालमेल को बैठा रहा है। बोलिए, इतनी बातें समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं। हम शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में। चैप्टर 1 से ही एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ाते आ रहे हैं, और बहुकोशिकीय जीव के बारे में पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो एक कोशिकीय जीव में नियंत्रण कौन करेगा? आप जैसे कि देखिए, अब एक कोशिकीय जीव कौन होता है? बताइए। तो अमीबा होगा, और क्या होगा? तो क्लेमाइडोमोनास होगा, क्लेमाइडोमोनास होगा। ये क्लेमाइडोमोनास क्या है? तो ये एक कोशिकीय शैवाल है। एक कोशिकीय क्या है? शैवाल है, सिंपल। अब ये आपको पता है कि
एक कोशिकीय जीव में एक कोशिका से उसका शरीर बना हुआ रहता है, अब बहुकोशिकीय में बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोशिका कोशिका मिलेगा तो किसका निर्माण कर देगा? उत्तक का निर्माण कर देगा, और उत्तक उत्तक मिलेगा तो अंग का निर्माण करेगा, और अंग अंग मिलेगा तो अंग तंत्र का निर्माण कर देगा कि नहीं कर देगा? तो यानी एक बॉडी का निर्माण कर देगा। लेकिन एक कोशिकीय जीव में ये तो एक ही कोशिका से बना हुआ है। अब हम लोगों के पास जो है क्या है, दिमाग कंट्रोल कर रहा है, हम लोग बहुकोशिकीय और मेरा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। लेकिन क्या एक कोशिकीय में दिमाग हो पाएगा? क्लेमाइडोमोनास में दिमाग हो पाएगा? मस्तिष्क हो पाएगा? ये तो एक ही कोशिका से बना हुआ है, तो इसके पास ना दिमाग होगा ना मस्तिष्क होगा। होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो अमीबा और क्लेमाइडोमोनास को फिर नियंत्रण और समन्वय किस तरह से होगा, बताइए, ये सवाल है। तो जब एक कोशिकीय जीव है तो इनमें नियंत्रण और समन्वय एक कोशिका से ही होगा। एक कोशिकीय जीव में नियंत्रण एवं समन्वय एक कोशिका से ही होता है। बोलिए, इतना बात समझ में आया? अब जैसे में पूछेगा तो यही बोलिएगा, जैसे। तो जैसे में क्या हो गया था, आपको एग्जांपल समझा दिया। अमीबा एक जीव है, क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक पौधा है, काई है। क्या है? काई। जो दिखते हैं ना अपने कलुल पर, वो काई है, वो शैवाले है। क्या है? शैवाल है। अब समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया दूगो? अच्छा, ये तो हो गया खैर एक कोशिकीय के बारे में। अब बहुकोशिकीय होता है, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय पौधे होते हैं ना, तो उनका समन्वय और नियंत्रण किस तरह से होगा? तो हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, तो हम लोगों को कंट्रोल कौन करेगा? दिमाग। कौन करेगा? दिमाग, यानी मस्तिष्क करेगा। आपको बतला दे, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क ही क्या करेगा? इस सबको कंट्रोल करके रखता है, तालमेल बैठाता है। तो इतना समझ में आ गया? तो लिखेंगे बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जंतु लिखे। जंतु और पेड़ पौधे। नियंत्रण एवं समन्वय ठीक है। अब इनमें कैसे होगा बताइए? तो अभी एग्जाम्पल से अच्छा से समझाए हैं कि बहुकोशिकीय में हम लोग आ गए, मनुष्य आ गया, जंतु आ गया, बहुत ऐसा जीव आ गया। तो देखिए, बहुकोशिकीय जो जीव होता है, जो जंतु होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, मनुष्य हो गए, तो हम लोगों का नियंत्रण और समन्वय कौन करेगा? दिमाग करेगा, और कुछ हार्मोन करता है। चैप्टर 1 में पढ़ाए हैं, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, छोटी हाथ से कुछ निकल रहा था ना एंजाइम। तो और हार्मोन के बारे में बतला रहे हैं। तो हार्मोन से जैसे निकलता था अग्नाशय से, है ना, वो सब क्या कर रहा है? तो वो सब के सब क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो लिखेंगे
मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय, मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होगा? तो मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय मस्तिष्क के द्वारा होता नहीं, मस्तिष्क और बोलिए यहाँ पर, क्योंकि हार्मोन भी तो कंट्रोल कर रहा है ना, और हार्मोन नियंत्रण करता है। मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय मस्तिष्क और हार्मोन मनुष्य में नियंत्रण एवं समन्वय मस्तिष्क और हार्मोन के द्वारा होता है, के द्वारा होता है। बोलिए, समझ में आ गया? अच्छा, तो ये तो मस्तिष्क मनुष्य का हो गया। अब बताइए, जो जटिल जटिल जो बड़े बड़े लंबे लंबे जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या उनके पास दिमाग होगा, मस्तिष्क होगा? नहीं ना हो पाएगा। तो फिर वो कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे नियंत्रण करेंगे? अब मान लीजिए कि कुछ जटिल पौधे हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, पीपल हो गया, पीपल का टहनी तोड़ देते हैं, आम जाते हैं तो आम का फल तोड़ देते हैं, आम का टहनी तोड़ देते हैं। अगर उनके पास अगर दिमाग रहता तो हम लोग जाते जब पीपल वो टहनी तोड़ने, फल आम का फल तोड़ने, काटने जाते, तो हम लोग क्या करता है, उसके पास अगर दिमाग रहता तो हमें उठा उठा कर पटकता, नहीं पटक देता, उठा उठा कर पटकता। लेकिन क्या उन लोगों के पास दिमाग है? नहीं है। जब दिमाग नहीं है तभी तो वो लोग हम लोग उसका पीपल का डार तोड़ लेते हैं, टहनी तोड़ लेते हैं, आम का फल तोड़ लेते हैं, आम के पेड़ का फल तोड़ लेते हैं। आसानी से वो कुछ कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो यानी कि उनके पास दिमाग नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, तो फिर वो अपने आप को नियंत्रण और समन्वय यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरह से करते हैं? बताइए बताइए। तो हार्मोन के द्वारा। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ पौधे अपना नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन के द्वारा करते हैं। बोलिए, इतनी बातें समझ में आ गई? हार्मोन के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब बताइए, क्या कभी भी ऐसा पौधा को देखी है कि वो पौधा लगातार बढ़ते 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 आसमान को छू दिया हो? नहीं ना। क्या कभी देखी है कि जड़ को, जो पेड़ पौधे का जो जड़ होता है, वो बढ़ते 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 पूरा धरती को ए पार से ऊपर निकल गया हो? ऐसा होता है? नहीं ना। तो इसको कौन नियंत्रण कर रहा है? तो गति। हार्मोन तो कर ही रहा है, और कौन कर रहा है? गति। कौन कर रहा है? गति। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? हार्मोन भी करेगा, और लिखेंगे हार्मोन एवं गति, गति के द्वारा करते हैं। यानी पेड़ पौधे अपना नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन एवं गति के द्वारा करते हैं, और यदि मनुष्य अपना नियंत्रण मस्तिष्क और हार्मोन के द्वारा करते हैं। अब आपसे सवाल में पूछेगा, बताइए कि क्या पेड़ पौधे में नियंत्रण किस तरह से होता है? तो बता दीजिएगा। पूछेगा सवाल में कि मनुष्य किस तरह से अपना नियंत्रण करते हैं, तो बता दीजिएगा। पूछेगा सवाल में कि बताइए एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो किस तरह से अपना नियंत्रण करते हैं, तो बता दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा एक कोशिकीय जीव, उसके बाद ये डिफिनेशन लिख लीजिएगा। बोलिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग पढ़ेंगे कि उद्दीपन, क्या पढ़ेंगे? उद्दीपन के लिए तत्कालिक अनुक्रिया, तत्कालिक अनुक्रिया हेडिंग डालेंगे उद्दीपन के लिए। उद्दीपन, या उद्दीपन तो लिखिए, उद्दीपन के लिए तत्कालिक अनुक्रिया, तत्कालिक अनुक्रिया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बोलिए, अब ये उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन का मतलब होता है बाहर। क्या होता है? बाहर। अब बाहर का मतलब क्या? मान लीजिए ये मेरे यहाँ पर त्वचा पर, मेरे ये हाथ पर क्या काटा? मच्छर। तो ये किधर काट रहा है? बाहर काट रहा है, बाहर काट रहा है। जैसे ही हम इस देखें कि मच्छर काटा, तुरंत इसको मार देते हैं। मार दिए और मच्छर क्या हो गया? फिनिश हो गया, खत्म हो गया, हो गया। छुई मुई का पौधा जान रहे हैं? छुई मुई का पौधा, छुई मुई पौधा को जैसे ही उसके पत्ते को ऐसे टच कीजिएगा, वो मुरझा जाता है या सिकुड़ जाता है अपने आप, यानी कि उसको बोलते हैं शर्मा गया। छुई मुई का पौधा, है ना, बोलते हैं ना। तो वो जो, जैसे अभी मेरे पास ये क्या कर रहा था? मच्छर काट रहा था, तो बाहर कर रहा था, बाहर ना काट रहा था। और छुई मुई का पौधा जो छू रहे थे, वो क्या कर रहे थे? बाहर छू रहे थे, तो वो शर्मा जा रहा था, तो उसे बोलेंगे उद्दीपन। अब उसके प्रति, जैसे मच्छर आया, मच्छर आया यहाँ पे काटा, हम मार दिए। अब जो हम मारे, अब ये क्या हुआ? तो ये एक्शन जो हुआ है ना, इसे ये एक्शन जो हुआ, ये क्या कहलाएगा? अनुक्रिया कहलाएगा। जो मच्छर काटने के बाद जो हमने रिएक्शन किया, है ना, और जो छुई मुई के पौधा जो हमने छुआ, तो बाहरे न छुआ, बाहरे न छुए, उद्दीपन। अब बाहरे न काटा, उद्दीपन। आज जब काट लिया, जो एक्शन किए, जब रिएक्शन हुआ, और जब ये रिएक्शन हुआ, तो उससे कहेंगे अनुक्रिया। क्या कहेंगे? अनुक्रिया। तो क्या कहेंगे उसे? अनुक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो अनुक्रिया उद्दीपन समझ में आया? अनुक्रिया या उद्दीपन कहेंगे। अब ये अनुक्रिया उद्दीपन, तो पेड़ पौधा में क्या कहलाएगा? हम लोगों ने जब मारा मच्छर को, तो उसे कहें अनुक्रिया, लेकिन पेड़ पौधा में अनुक्रिया को क्या कहेंगे? तो अनुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुवर्तन। अब अनुवर्तन का मतलब क्या? तो गति करना। क्या करना? गति करना। पेड़ पौधा गति करता है कि नहीं करता है? तो अनुवर्तन का मतलब होता है गति करना। समझ में आया? क्लियर? तो अब आपसे पूछेगा कि बताइए उद्दीपन क्या है, तो बता दीजिएगा। तो उद्दीपन से प्रभावित होने वाली पौधे की गति को अनुवर्तन गति कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आंसर में लिखना चाहिएगा। तो उद्दीपन से होने वाली, उद्दीपन से प्रभावित, क्योंकि छू मुई के पौधा को हम लोग छू रहे थे ना, आज छूने के बाद उससे क्या कर रहा था? छू मुई का पौधा प्रभावित होकर मुरझा जा रहा था, यानी कि शर्मा जा रहा था, है ना। तो उद्दीपन से प्रभावित, उद्दीपन से प्रभावित होने वाली, उद्दीपन से प्रभावित होने वाली पौधे की गति को अनुवर्तन गति कहते हैं। बोलिए, ये समझ में आया? उद्दीपन का मतलब है बाहर। अरे ये मान लीजिए कि क्या है? छू मुई का पौधा है,
पेड़ है, क्या बोलते हैं, पत्ता है। अब इसको हम छुए, क्या किए, छू दिए, तो बाहर से ना टच कर रहे हैं कि अंदर जाके टच कर रहे हैं, बाहर से। तो बाहरी मतलब है उद्दीपन। अब छूने के बाद ये क्या हुआ, झुलस गया, मुरझा गया, शर्मा गया। तो ये इसमें क्या हुआ, इसमें एक अनुक्रिया हुआ। अब पेड़ पौधा में अनुक्रिया को क्या कहेंगे, तो अनुवर्तन कहेंगे। और वो अनुवर्तन का मतलब होता है गति। समझ में आया, क्लियर। अनुवर्तन का मतलब क्या हो गया, गति, ऐसे समझिए। उद्दीपन मतलब बाहर हो गया। अब जो छूने के बाद इसने जो एक्शन किया, जो रिएक्शन हुआ, उसे कहेंगे अनुक्रिया। अनुक्रिया, ठीक है। अब पेड़ पौधा में क्या कहेंगे, तो इसे, ये हम लोगों में होगा तो इसे कहेंगे अनुक्रिया। क्या कहेंगे, अनुक्रिया। लेकिन जब पेड़ पौधा में होगा तो क्या कहेंगे, इसे अनुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनुवर्तन कहेंगे। अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, गति। क्या होता है, गति। अब किस में हुआ है, तो पेड़ पौधा में, पेड़ पौधा में। अब ये समझ में आ गया है, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आज पता है ना, इस अनुवर्तन को एक और नाम से जानते हैं, ट्रोपिज्म। क्या कहते हैं, ट्रोपिज्म कहते हैं इसे। एक और इसका नाम है ट्रोपिज्म। क्या कहेंगे, तो ट्रोपिज्म कहेंगे। बोलिए, समझ में आ गया। तो अनुक्रिया किस में होगा, हाँ, मनुष्य में होगा। और इस अनुक्रिया को, अनुक्रिया का मतलब होता है एक्शन करना। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्या किए, कि जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। अब जाते जाते क्या हुआ कि कांटा आया। अब कांटा पे जैसे ही लात पड़ा, वैसे ही हमारा माइंड कहा कि खींच लो जल्दी से ना, कांटा हल गया। बस तुरंत ही हम क्या करें, खींच लेते हैं। तो जो एक्शन किए हम, जो रिएक्शन हुआ है, उसे कहेंगे अनुक्रिया, ठीक। जो पेड़ पौधा को जो बताया, छुई का जो पौधा था, जो पेड़ पौधा के जो बाहर जो क्रिया हुआ है ना, जो छुई के पौधा को हम लोग टच किए हैं, जो हम छुए हैं, तो वो क्या हुआ कि टच किए, छुए तो वो मुरझा गया, झुलस गया। तो उसे क्या कहेंगे, जो उसने रिएक्शन किया, एक्शन किया, उसे कहेंगे अनुवर्तन या ट्रोपिज्म कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, ट्रोपिज्म कहेंगे। अब आता है कि बताइए, ये जो गति हुआ है, अनुवर्तन का मतलब क्या हुआ, गति। अनुवर्तन का मतलब क्या हुआ, गति। तो ये 4 प्रकार का होता है। गति कितने प्रकार का हो जाएगा, तो पेड़ पौधा में गति कितने प्रकार से होता है। तो सवाल में पूछेगा, बताइए पेड़ पौधा में गति कितने प्रकार से होता है, कितना नाम बताइएगा, बोलिए। तो बताइए अब कौन कौन सा होता है। ये 4 प्रकार का गति तो होता है, लेकिन कौन कौन सा बताइए। तो क्या बताइएगा, बोलिए। तो पहला बोलिएगा, पेड़ पौधा में गति कितने प्रकार से हुआ, 4 प्रकार से। पहला प्रकाश प्रकाशानुवर्तन गति। क्या होगा, प्रकाश अनुवर्तन, और प्रकाश अनुवर्तन कर दिए। चलो लिख लो, प्रकाश अनुवर्तन, अनुवर्तन गति। दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा क्या बोलते हैं उसको, रासायनिक अनुवर्तन गति, गुरुत्वानु। क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन गति। और चौथा क्या होगा, तीसरा रासायनिक अनुवर्तन गति। आप चौथा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा जलानु
वर्तन गति, जलानुवर्तन गति। बोलिए ये समझ में आया? अब आपसे सवाल में बचेगा कि बताइए अनुवर्तन गति कितने प्रकार से होता है? तो 4 प्रकार। प्रकाश अनुवर्तन गति, गुरुत्वानुवर्तन गति, रासायनिक अनुवर्तन गति, एक होता है जलानुवर्तन गति होता है। इतना बात समझ में आया? अब आते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति क्या होता है। यहाँ देखिएगा, ये वाला यहाँ लिख रहे हैं प्रकाश अनुवर्तन गति क्या होता है। तो हेडिंग डाल के लिख सकते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति क्या होता है। तो पौधे के अंग जो सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता हो उसे कहेंगे प्रकाशानुवर्तन गति। और पौधे के कौन सा अंग प्रकाश की ओर गति करेगा बताइए? तो तना का शीर्ष वाला भाग, यही ना होगा। तो प्रकाश अनुवर्तन गति का मतलब होता है कि पौधे के, लिखना होगा तो लिखेंगे पौधे के अंग जो प्रकाश की ओर गति करता हो। पौधे के अंग जो प्रकाश की ओर गति करता हो, है ना, प्रकाश की ओर गति करता हो, इस प्रकार के इस प्रकार की गति, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार की गति पौधे के तने के शीर्ष वाले भाग में होता है। इसे ही प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। इस तरह से लिख लीजिएगा। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या होता है? तो पौधे के अंग, क्या लिख बोले थे? पौधे के अंग जो प्रकाश की ओर गति करता है। पौधे के अंग जो प्रकाश की ओर गति करता है। इस प्रकार की गति पौधे के तने के शीर्ष भाग, में होता है। इसे ही प्रकाश अनुवर्तन गति कहते हैं। बोलिए ये समझ में आ गया? तो ये लिख लीजिएगा आप अपना। अब आता है दूसरा नंबर, दूसरा हेडिंग डाल के लिखेंगे क्या? गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति क्या होता है? तो पौधे के अंग जो धरती की ओर गति करता है उसे प्रकाश अनुवर्तन गति कहेंगे। क्या? तो आपको अगर ऐसे लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। लिखिएगा पौधे के अंग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है। पौधे के अंग जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण गति के तरफ या दिशा की तरफ गति करता है। इस प्रकार की गति पौधे के जड़ में देखने को मिलती
है, इसे ही या उसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। बोलिए समझ में आया? कैसे? देखिए अब दोनों का ये समझिए, दोनों का समझने की कोशिश कीजिएगा। चित्र के माध्यम से और समझ में आएगा, ठीक है? चित्र के माध्यम से ये बना दिए हम, एक बॉक्स बना दिए, यहाँ पे रख देंगे एक पौधा, गमला वाला पौधा, रख दिए। यहाँ पे है सूर्य का प्रकाश, लिख लिख के बताया क्या कि समझ में आ रहा? अब यहाँ पर क्या है? खाली जगह। यहाँ पर क्या है? खाली जगह। अब सूर्य का प्रकाश जो भी आएगा, सूर्य का प्रकाश यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आएगा, आएगा ना? यहाँ पे एक पौधा है, ठीक है? तो सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस पौधा में पड़ेगा। अच्छा, तो अब बताइए ये पौधा किधर की ओर गति करेगा? जिधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उधर ना गति करेगा, तो यानी ऐसे गति करेगा, ऐसे नहीं गति करेगा। इस तरह से गति करेगा, इसी तरह से ना गति करेगा कि सूर्य का प्रकाश जिधर से आएगा उधर की ओर ही ना गति करेगा। तो इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। क्लियर? इसे कहेंगे प्रकाशानुवर्तन गति। अब बताइए इसे क्या कहेंगे? अब बोल रहा था दूसरे का गुरुत्वानुवर्तन गति। अब गुरुत्वानुवर्तन गति क्या? तो यहाँ पे समझिएगा, गुरुत्वानुवर्तन गति, ये गमला के पौधा को हम कुछ इस तरह से गिरा के रख दिए, ठीक है? तो इस गमला के पास यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश तो इधर की ओर गति करेगा पौधा। कि कभी देखिए कि ये इधर की ओर गति करते हुए ऐसे देखिए। मान लीजिए कि हम एक पौधा लिए, उस पौधा को क्या किए? ऐसे गिरा के रखे। तो गिरा के रखेंगे तो नीचे की ओर गति करेगा, नीचे की ओर गति करेगा कि ये ऊपर की ओर गति करने लगता है, ऐसे गति करता है ना, इस तरह से गति करेगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश जिधर आएगा उधर ना भागेगा। लेकिन जो जड़ इसका होगा वो नीचे की ओर गति करेगा। कैसे गति करेगा? नीचे की ओर गति करेगा। कभी देखिए क्या कि जड़ का तना भी ऊपर है, जड़ भी ऐसे ऊपर गति करते हुए नहीं ना, तो जड़ किधर की ओर गति करेगा? नीचे की ओर गति करेगा। इसी को बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन गति। यानी कि पृथ्वी किसी भी चीज को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर घिसता है। ये मार्कर है, ये मार्कर को हम जैसे ऊपर फेंकेंगे ये तुरंत ही नीचे आएगा। देखो फेंक रहा है, नीचे आ जा रहा है। इसको ऊपर भी तो जाना चाहिए था। जैसे कि न्यूटन ने क्या किया था? गति का नियम खोज किया था। बॉल ऊपर से सेब ऐसे पैर पर से गिर गया, पैर पर से सेब गिर गया। तो उसने क्या किया? सोचा कि ये जो सेब गिरा है ये ऊपर भी जाना चाहिए था, ऊपर भी तो चल जाना चाहिए था, ये नीचे ही कहला गिर गया। तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर खींचता है। खींचता है कि नहीं खींचता है कि नहीं? तो पेड़ जो होता है, पेड़ का जो जड़ होता है वो क्या करता है कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे की ओर उस जड़ को खींचता है और तना किधर की ओर भागता है?
सूर्य के प्रकाश की ओर, है कि नहीं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की ओर जाएगा तो इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो ये भोजन बनाएगा। और नीचे की ओर जड़ जाएगा, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की ओर नीचे की ओर जाएगा तो इसे क्या मिलेगा? खनिज लवण जल मिलेगा, है कि नहीं? तो आप समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाशानुवर्तन गति और ये हो गया रासायनिक वर्तन गति। अब अगर चित्र बनाने के लिए कहेगा तो इसी तरह से चित्र बनाइएगा, ठीक है? बोलिए, क्लियर? अब बचिए रासायनिक अनुवर्तन गति। रासायनिक अनुवर्तन गति क्या होगा बताइए? रासायनिक अनुवर्तन गति क्या होगा? इसको बेटा दे, यहाँ पर समझिएगा। रासायनिक अनुवर्तन गति, स्टोरेज फुल बतला रहा है, फिर भी हो जाएगा। यहाँ पर समझिएगा, रासायनिक अनुवर्तन गति में समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया अड़हुल का फूल। देखिए अड़हुल का फूल, उसके इस वाले भाग में इस तरह से निकला हुआ रहता है बहुत सारा निकला हुआ रहता है। देखिए है कि नहीं? देखिए इस तरह से बना हुआ रहता है छोटा सा, है? तो ये हो गया क्या चीज? स्त्री केसर। और इस साइड से छोटा छोटा बना हुआ रहता है क्या चीज? पुंकेसर, यानी कि पुरुष वाला भाग। तो ये हो गया स्त्री वाला केसर, यानी स्त्री केसर। और ये हो गया अब ये है पुंकेसर, यानी कि ये है परागकण। क्या है? परागकण, यानी पराग है। क्या है? एक मिनट, परागण है। ये किसको क्या बोलेंगे? और ये स्त्री केसर को क्या बोलेंगे? तो वर्तिकाग्र। इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं, ये वाला जो लाइन दिख रहा है इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? वर्तिकाग्र, ठीक है? अब ये पुंकेसर वाला भाग से, यानी कि परागण से परागकण निकलता है। अब यह परागकण किसी भी कारणवश इस स्त्री वाला भाग पर पड़ा तो ये वर्तिका के माध्यम से किधर की ओर चलाएगा? यहाँ पे चलाएगा, यानी कि अंडाशय में चलाएगा और फल बन जाएगा। फूल बदल जाएगा किस में? फल में बदल गया। तो इसे कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। अब किसी भी कारण से कैसे जाएगा? तो अब कुछ भावरा बैठता है, भावरा फूल पे बैठेगा तो उसके शरीर में इस पराग कण का कुछ अवशेष लगेगा और इस वाला भाग पे बैठेगा, टच होगा। जब टच होगा तो इसके पराग कण से पराग कण उसके शरीर के द्वारा इसमें लग गया। अब ये अंदर की ओर जाएगा, यानी वर्तिकाग्र वाला भाग में जाएगा और यहाँ पर जाकर निषेचन होगा। निषेचन जब होगा तो यहाँ पर फल बदल जाएगा किस में? फूल बदल जाएगा किस में? फल में बदल जाएगा। ये हम लोग पढ़ेंगे किस में? जनन वाले भाग में। अभी खाली इतना ही समझ लीजिए। बोलिए, समझ में आ गया है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और देखिए और कैसे परागकण हो जाएगा? तो परागकण हो जाएगा जैसे कि हवा चलेगा तो हवा कस के झकझोर के दम चलेगा तो कुछ इसका अवशेष उड़कर इस पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा? तो इसे क्या होगा? वर्तिकाग्र वाला भाग में जाकर इसमें आएगा। यहाँ पे अंडाशय में निषेचन होगा। निषेचन होने के बाद क्या बनेगा? फल बदल जाएगा फूल में, फूल बदल जाएगा फल में। तो इसे कहते हैं अब रासायनिक
अब यहाँ पे किसी का कुछ हुआ है, सूर्य का प्रकाश का कुछ कारण इसमें है नहीं, गुरुत्वीय का कारण है इसमें कुछ नहीं ना। रासायनिक माध्यम से यानी रासायनिक अभिक्रिया से फूल बदल गया फल में, तो इसे कहेंगे रासायनिक अनुवर्तन गति। बोलिए, आप समझ में आ गया? क्लियर? आप समझ में आ गया ना? नहीं यहाँ पर सूर्य के प्रकाश का कोई रोल था, ना ही यहाँ पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के रोल था। रोल था एक परागकण से दूसरे वर्तिकाग्र वाले भाग में जाकर फूल को फल में बदल देना। तो ये अपने आप हुआ ना, है कि नहीं? ये रासायनिक माध्यम से हुआ ना, तो इसे कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन गति। खत्म। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? है ये हो गया। अब एक आता है जलानुवर्तन गति। क्या गया? जलानुवर्तन गति। हो गया। ये जड़ का भाग निकला हुआ है, कुछ इस तरह से निकला हुआ है। यहाँ पर पानी क्या है? पानी का कुछ मतलब कि अंश है, सो है मतलब कहते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि अपना आम का पेड़ जैसे लगा हुआ है, बगल में पानी है, अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, पानी है। तो अब इधर क्या है? इधर सूखा है। क्या है? सूखा हुआ भाग है, मतलब इधर पानी नहीं है, इधर पानी नहीं है, इधर पानी ही पानी। तो अब हमको ये बताइए जड़ सबसे ज्यादा किधर की ओर गति करेगा? बताइए। पानी की ओर गति करेगा। ये चाहेगा ना कि पानी हमको जितना मिलेगा उतना जल्दी जल्दी हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, गति करेंगे, क्या है कि नहीं? तो ज्यादा जल किधर की ओर भागेगा? पानी की ओर जाएगा। तो इसे कहते हैं जलानुवर्तन गति। अब बोलिए, समझ में आ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हम पूरा ये पिक्चर के माध्यम से समझा दिए। अब हमको नहीं लगता है कि इसमें मतलब कि और कोई दिक्कत होना चाहिए। बोलिए, क्लियर? मिटा दे। ये समझ में आ गया? अब इसका एग्जाम अब लिखना चाहिए, डिफिनेशन तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश क्या है? समझा तो दिए, अपना से समझ के भी तो लिख सकते हैं। क्या है? इसको मिटा देते तो आगे बढ़ाते हैं। क्या आगे बढ़ाते हैं? बार बार एक चीज़ आगे लिखाएंगे, मतलब समझा तो दिए ना। क्या समझ में आया? आप लोगों को भी समझ में आया है? आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, आप पढ़ेंगे किसके बारे में? तो ये तो हो गया गति। क्या हो गया? गति के बारे में। अब पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। किसके? पेड़ पौधा में हार्मोन के बारे में। अब खाली ऐसा है कि खाली जो कि पेड़ पौधा बढ़ते चला गया, आसमान को छू रहा है कोनो, और कोनो जो है कि जमीन को फाड़ के चला गया, ये पार से ऊपर हो गया, ऐसा है क्या? नहीं ना। तो इसे कंट्रोल कौन करेगा? तो पेड़ पौधा को हार्मोन कंट्रोल करेगा। कौन करेगा हार्मोन? कौन करेगा कंट्रोल? तो हार्मोन कंट्रोल करके रखेगा, है कि नहीं? कोनो कोनो पौधा देखती है कि कोनो कोनो पौधा एतिए को रहता है, ननिये चुके रहेगा, एतिए को रहेगा, यानी बौना पौधा। और कोनो कोनो पौधा देखता है पूरा एकदम ऊपर ले छूले, है कि नहीं? है? तो वो सब कंट्रोल कौन कर रहा है? तो वो सभी को कंट्रोल कर रहा है हार्मोन। कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन कंट्रोल कर रहा है। तो लिखेंगे क्या? पता है? पेड़ पौधा में या पादप में, पेड़ पौधे
में हार्मोन या पादप में हार्मोन, जो आपको लिखने का इच्छा है लिख सकते हैं। तो पेड़ पौधा में हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं बताइए, पूछेगा तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा 10 प्रकार के, 5 प्रकार के होता है। कब प्रकार के होता है? 5 प्रकार के। तो लिख लीजिएगा, पेड़ पौधा में हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है या ऑक्सीन है? ऑक्सीन है। क्या होगा? ऑक्सीन होगा पहला, ऑक्सीन। दूसरा होगा जिब्रेलिन, और तीसरा होगा, बोलिए, तीसरा होगा साइटोकाइनिन, और चौथा होगा, बोलिए, चौथा क्या होगा? एब्सेसिक, ABS, एसिड। इसी को बोलते हैं, क्या लिख देंगे इसको? ऐसे भी लिख सकते हैं, सिक, ऐसे नहीं लिखेगा, अम्ल। ऐसे क्या कहेंगे? लास्ट वाला हो जाता है एथिलीन, एथिलीन। बोलिए, ये समझ में आ गया? तो सवाल में आपसे पूछा, बताइए पेड़ पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं? 5। कितने? 5। अब इस पांचों का कार्य देख लेते हैं। क्लियर? ऑक्सीन, ये ऑक्सीन क्या करता है? तो ऑक्सीजन जो होता है ना, ये पेड़ पौधा के लंबाई को बढ़ाता है। क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। लंबाई को बढ़ाएगा यानी कि शीर्ष वाला भाग को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना जी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे लिखिएगा, पेड़ पौधा के शीर्ष वाले भाग पर, शीर्ष भाग पर पाया जाता है। पेड़ पौधा के शीर्ष वाले भाग पर पाए जाते हैं। उसके बाद लिखना होगा, तो लिखिएगा क्या? यह लंबाई को बढ़ाता है। यह पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है। यह पेड़ पौधा के शीर्ष वाले भाग पर होता है। अब बताइए, ये लंबाई को बढ़ा रहा है, शीर्ष को बढ़ा रहा है, तो यानी कि कोशिका विभाजन हो रहा है, तभी तो बढ़ पा रहा है ना। कोशिका विभाजन नहीं होता तो नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे लिखेंगे, यह कोशिका विभाजन भी करता है। कोशिका विभाजन भी करता है, तभी तो बढ़ पा रहा है ना। अब लिखेंगे इसका उपयोग। क्या लिखेंगे? इसका उपयोग कहाँ होगा? उपयोग कहाँ होगा? तो मार्केट में जाइए, ऑक्सीन आपको मिल जाएगा। इसको लिया कर आप किसी भी पौधा पे छींट दीजिए, जो जो बतलाए हैं वही कार्य करेगा। मान लीजिए कोनो बौना पौधा है, बढ़ नहीं रहा है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की कमी है, तभी तो नहीं बढ़ पा रहा है ना। कहने का मतलब ये हुआ, ये मान लीजिए कोई पौधा था, ठीक है, कोई पौधा था, अब ये बढ़ नहीं रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की कमी है। मार्केट से जाइए, ऑक्सीजन खरीद के लाइए, इस पर छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव कर दीजिएगा तो ये बढ़ना शुरू कर देगा, बढ़ेगा। यानी शीर्ष वाला भाग को बढ़ाएगा, लंबाई को बढ़ाएगा, कोशिका विभाजन होगा। समझ में आ गया? तो इसका उपयोग कहाँ होगा? तो इसका उपयोग होगा
बी क्या बोलते हैं उसको, बीज रहित पौधे में होता है, बीज रहित फल के उत्पादन में होता है। अब बीज रहित फल का कौन होगा बताओ, इसका उपयोग कहाँ होगा, तो बीज रहित फल उत्पादन में। बीज रहित फल उत्पादन में। अब बीज रहित फल उत्पादन, अब बताइए अब कौन ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होता, तो अंगूर, केला, इसमें बीज होगा नहीं होगा, तो उसके उत्पादन में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बोलिए समझ में आ गया, तो इसका उपयोग कहाँ होगा, तो बीज रहित फल उत्पादन में। अब कौन सा एग्जाम्पल में पूछेगा कैसा, तो अंगूर हो गया, बहुत ऐसा है, केला हो गया, उसमें बीज रहित फल उत्पादन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बोलिए ये समझ में आ गया। अब आ गया क्या, जिब्रेलिन। क्या आ गया, जिब्रेलिन में क्या होता है बताइए, है तो जिब्रेलिन जो ऑक्सीजन कर रहा था ना, वही काम जिब्रेलिन भी करेगा। ये क्या करेगा, तो पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाएगा। क्या करेगा, लंबाई को बढ़ाएगा, साथ ही साथ यह पेड़ पौधा को मोटाई को भी बढ़ाता है। ठीक है, लंबाई को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन मोटाई को भी बढ़ाएगा। कोनो देखती है पौधा जो कि क्या होता है कि एकदम लंबा रहेगा, एकदम लंबा में लंबा, लेकिन एकदम खिरगिट्टी लेकर रहेगा, एकदम सुटकल रहेगा, पातर छितर रहेगा। ठीक है, तो यानी कि पातर छितर है तो उसमें जिब्रेलिन की कमी है कि नहीं, तो मोटाई को बढ़ाएगा, जिब्रेलिन बढ़ाएगा ना, मोटाई को बढ़ाता है जिब्रेलिन, तो लंबाई को भी बढ़ाएगा, साथ ही साथ मोटाई को भी बढ़ाता है जिब्रेलिन। तो लिखना चाहिएगा तो लिखिएगा, पेड़ पौधा के लंबाई और मोटाई को जिब्रेलिन बढ़ाता है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब मोटाई को बढ़ा रहा है, लंबाई को बढ़ा रहा है, तो यानी कि इसमें कोशिका विभाजन हो रहा है ना, तो लिखेंगे कोशिका विभाजन। बोलिए ये समझ में आ गया है। अब इसका उपयोग कहाँ करेंगे, बोलिए, तो इसका भी उपयोग वहीं करेंगे जहां पे ऑक्सीजन का कर रहे थे, तो लिखेंगे बीज रहित। रहित का मतलब क्या हुआ कि उसमें बीज नहीं है, फल उत्पादन में। समझ में आ गया। अब ये साइटोकाइन, किसके बारे में, साइटोकाइनिन में। भैया साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका, और साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका, यानी कि साइटो का क्या होता है, कोशिका। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। नहीं पढ़ते हैं साइटोलॉजी। और उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। सवाल का अध्ययन क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। बोलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, तो ये क्या करता है, साइटोकाइनिन कोशिका द्रव को क्या कर रहे हैं, कोशिका द्रव को विभाजन करता है। ठीक है, तो जब ये कोशिका द्रव को विभाजन कर रहा है, तो ये पेड़ पौधा को हरा भरा रखता है। क्या रखता है, हरा भरा। यह पेड़ पौधा को हरा भरा रखता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बताइए एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक तो पेड़ पौधा बढ़ रहा था, कोशिका विभाजन हो रहा था, लेकिन ये जो है कि बहुत ज़्यादा चुहार है। ये पगला
क्या करता है, ये पेड़ पौधा को बढ़ना ही नहीं देता है, यानी कि बौना कर देता है। तो लिखेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन। वृद्धि रोधक, रोधक का मतलब है रोकना, यानी पेड़ पौधा की लंबाई को रोकता कौन है, तो एब्सिसिक एसिड, यानी कि यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो सवाल में पूछेगा, बताइए कि वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं, तो एब्सिसिक अम्ल को, एब्सिसिक एसिड को। कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसे बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। अब क्या कीजिए, मार्केट से जाइए, इसको खरीद के ले आइए, किसी पौधा पे छींट दीजिए, तो यह पेड़ क्या करेगा, उस पौधा को बौना कर देगा, यानी कि पौधा को बढ़ने नहीं देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पौधा में एब्सिसिक एसिड की मात्रा अधिक होगी वह पौधा बौना होगा। क्लियर। और जिस पौधा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा, जिब्रेलिन की मात्रा ज़्यादा होगा, वो बढ़ेगा और मोटाई भी बढ़ाएगा। जिस पौधा में एब्सिसिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगा वो पौधा को बौना कर देगा, बौना होगा। समझ में आया। अब आता है एथिलीन। क्या आता है, ये एथिलीन जो है ना, यह एकमात्र गैसीय हार्मोन है। क्या है, गैसीय हार्मोन। तो लिखिएगा यहाँ पे, यह एक गैसीय हार्मोन है। अब ये गैसीय हार्मोन कैसे है, क्योंकि यह फल को पकाने में मदद करता है, इसलिए इसे गैसीय हार्मोन कहते हैं। ये है आम का पेड़, ठीक है, इस तरह से आम लटका हुआ है, इस तरह से आम, अरे आम का इसी बन रहा है, इस तरह से आम लटका हुआ है, ठीक है। अब इससे गैस, ये एथिलीन गैस निकलेगा और कुछ इस पे पड़ेगा, कुछ इस पे पड़ेगा, कुछ इधर होगा तो इस पे पड़ेगा, कुछ इधर होगा तो इस पे पड़ेगा, और ये इधर उड़ उड़ के क्या करेगा, फल को पका देगा। इसीलिए इसे कहते हैं गैसीय हार्मोन। क्या ये उड़ के इधर उधर जा रहा था, ये जा रहा था नहीं ना, लेकिन ये उड़ के कुछ इस आम पे जाएगा, 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 यानी कि ये उड़ के जा रहा है, यानी कि हवा के थ्रू इधर उधर जा रहा है। तो प्रत्येक आम पे पड़ रहा है और पड़ कर क्या हो रहा है कि आम को पका दे रहा है, इसलिए इसे कहते हैं गैसीय हार्मोन। तो ये तो पका कैसे, प्राकृतिक रूप से, अरे ये अपने आप ना पक रहा है। हम लोग आम खाते हैं तो कहते हैं ना कि पौधे पेड़े पर आम रहने दो, है ना, पेड़े पर आम रहने दो, पपीता को पेड़ पर ही रहने दो, ये पेड़ पर का पका हुआ ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये कैसे पका, प्राकृतिक के द्वारा पका, अपने आप पका, तो एथिलीन। लेकिन हम लोग कहते हैं कभी कभी क्या कि आम को तोड़ लेते हैं, कार्बाइड रख के पकाते हैं, क्या कहते हैं ना, कार्बाइड रखकर पकाते हैं। तो आम को तोड़ लेते हैं और तोड़ कर क्या करते हैं, कार्बाइड रखकर पकाते हैं, पकाते हैं ना। कार्बाइड रखकर पकाते हैं, तो अब वो कार्बाइड बदल जाता है किस में, एसिटिलीन में। किस में, एसिटिलीन में। क्या करते हैं, कार्बाइड लाते हैं। कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो CA2 कार्बाइड का फॉर्मूला। अब ये कार्बाइड बदल जाएगा किस में, गैस में। हम लोग कार्बाइड लेके आए, पेपर में लपेटते हैं, अब पेपर में लपेट के इस आम के चारों तरफ क्या करते हैं, रख देते हैं, रखते हैं, और उसके बाद बोरा क्या बोलते हैं,
सूतरी वाला जो बोरा होता है, जो कट्टी होता है, उससे ढक देते हैं। अब उसमें से ये क्या कर गया, गैस में बदल गया। अब सब आम पर क्या करेगा, पड़ेगा, उड़ के पड़ जाएगा। और पड़ कर तो ये क्या किसमें बदल गया, किसमें बदल गया, ये कार्बाइड किसमें बदल गया, एसिटिलीन में बदल गया है, एसिटिलीन में बदल गया। सारा आम पक जाता है और हम लोग धोकर आराम से खा लेते हैं। तो ये कैसे पका, कृत्रिम रूप से। कैसे पका, तो ये कृत्रिम रूप से पकाया गया, यानी कि मनुष्य के द्वारा पकाया गया, इसे बोलते हैं कृत्रिम रूप से। तो एसिटिलीन जो हो गया कैसा, तो कृत्रिम रूप से पका। और ये एथिलीन कैसा हो गया, प्राकृतिक रूप से हो गया। ये कृत्रिम रूप से, ये प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो पेड़ पौधा हार्मोन के द्वारा इस तरह से, गति के द्वारा इस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर रखता है। बोलिए, समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। क्योंकि हम लोग पादप के बारे में तो पढ़ लिए है कि नहीं, पादप के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ लिए पादप के बारे में, तो जंतु के बारे में नहीं बच गया। क्योंकि एक कोशिकीय पौधे के बारे में पढ़ लिए, जीव के बारे में पढ़ लिए, बहुकोशिकीय में पढ़ रहे थे पौधे के बारे में और जंतु के बारे में। तो जिसमें से बहुकोशिकीय पौधे के बारे में पढ़ लिए, अब जंतु के बारे में पढ़ेंगे ना। तो जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय। तो जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, तो दो तरह से होगा। एगो तंत्रिका तंत्र के द्वारा और एक हार्मोन के द्वारा। ठीक है, क्लियर। अब तंत्रिका तंत्र को समझने के लिए हमें तीन चीज़ों को पढ़ना होगा। पहला, मस्तिष्क को यानी दिमाग को पढ़ना होगा। मेरुरज्जु के बारे में पढ़ा होगा, जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और एक हो जाता है आपका न्यूरॉन, यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीन चीज़ें पढ़ लेंगे ना, तब हमें समझ में आ जाएगा तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद ये पढ़ने के बाद पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इतना चीजें समझ में आया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो है कि हम लोग पढ़ेंगे जंतु के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर। और आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही शेयर कर रहे हैं, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए जब तक के लिए रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद।